कहते हैं कि ये दुनिया मकाफात अमल की दुनिया है। कोई किसी के साथ बुराई करता है तो उसके सामने भी वैसी ही बुराई आ जाती है। खुशाब में शब्बीर ने कुछ इसी किस्म का वाकया देखा है, जिसमें एक शौहर अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरत से पींगे बढ़ा रहा था। सूरत हाल खासी पेचीदा थी और बात बढ़ते बढ़ते अपनी इंतहा को पहुंच गई। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि 45 साला अल्लादित्ता एक जमींदार के डेरे पर काम काज की निगरानी कर रहा था। एक मुलाजमा जो काम में मसरूफ थी, आते जाते अल्लादित्ता को कनखियों से देखती और अपने काम में मशगूल रहती। क्या नाम है लड़की? सूफिया? हाँ जी। कल तूने चौधरी के डेरे की सफाई ठीक से नहीं की है, बहुत नाराज हो रहे थे वो। अच्छा, चौधरी साहब नाराज भी होते हैं? अच्छा, हंस क्यों रही है तू? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ तुझसे? अरे नहीं 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 नहीं, कर दूंगी सफाई अच्छे से। लगता है तेरी बीवी सफाई का बहुत ख्याल रखती है। उसका नाम नहीं ले, तू अपना काम कर। वही तो कर रही हूँ, तू पता नहीं क्यों परेशान हो रहा है। बहुत बोलती है भाई तू। अच्छा एक बात तो बता, पूछ। तेरे बच्चे कितने हैं? बच्चे अभी तक तो नहीं है, लेकिन लगता है 3-4 हो ही जाएंगे। अच्छा चल, ये ऐसा काम कर के यहाँ से फारिग हो गया ना, मेरे कमरे की भी सफाई कर दी। अभी तो नहीं करूंगी, मुझे खेतों की कटाई के लिए भी जाना है, वहाँ भी इतना काम है, बाद में कर दूंगी। नाराज तो नहीं होगा ना? अच्छा ये बता, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अल्लादित्ता। हाय अल्लादित्ता। सफिया ने इस अदा से अल्लादित्ता का नाम लिया कि उसका दिल धड़क कर रह गया। सफिया खामोशी से पसंदीदगी का पैगाम देकर चली तो गई थी, लेकिन अल्लादित्ता को अपने पीछे लगा लिया था। अल्लादित्ता शादीशुदा था, उसके बच्चे थे, लेकिन अब वो सफिया के इश्क में मुब्तला होकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी दुनिया में खोता जा रहा था। और जब इस बात का एहसास अल्लादित्ता की बीवी को हुआ, उसने अपने शौहर पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन अल्लादित्ता अपने घर आया तो खामोश खामोश सा था। वो तेजी से अपने कमरे की जानिब लपक रहा था कि बीवी ने उसे टोक दिया। अल्लादित्ता, न सलाम न दुआ, खैर तो है? हाँ सब खैर है, बस जरा नींद सी आ रही थी मुझे। और खाने का क्या? खाना? अच्छा चलो निकालो खाना, इतने में हाथ मुंह धो लूँ ना। आप बैठे, मैं लाती हूँ। अल्लादित्ता मुंह धोता दिखाई दिया और उधर उसकी बीवी खाना गर्म करते और ट्रे में रखते वक्त किसी गहरी सोच में दिखाई दी। बीवी ने शौहर के सामने खाना रखा और खुद भी उसके सामने बैठ गई। अल्लादित्ता, मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो। मुझे लगता है आपका घर में दिल नहीं लगता, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं तो। और ये रोजाना क्या तुम दाल बना लेती हो? तंग आ गया हूँ मैं रोजाना दाल खा खा के। आंखें खोल कर देखो, दाल नहीं सब्जी है। जो भी है, जायका तो इसमें दाल का ही आ रहा है। तो यूं कहो ना कि जायका तब्दील करना चाहते हो। हाँ तो और क्या, कल कौन सा तुमने गोश्त बनाया था? एक मिनट, मेरी आंखों में देखें जरा, देखें मेरी आंखों में। हाँ हाँ तो क्या मैं शक्ल से इतनी बेवकूफ नजर आती हूँ आपको? कौन है वो औरत? शौहर अचानक हमले के लिए तैयार न था, सटपटा गया। औरत? कौन? क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। और अगर हो भी औरत तो ये है कि मैं उसी दिन घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे हमारे ऐसे नसीब कहाँ कि तुम घर छोड़ के जाओ, ये खुशकिस्मती हमें नहीं मिलनी। पानी दो मुझे। अल्लादित्ता की बीवी जल भुनकर राख हो गई थी और वहां से चली गई। इधर सफिया ने मुबैना तौर पर अपनी अदाओं से अल्लादित्ता को बुरी तरह अपने जाल में जकड़ लिया था, यहाँ तक कि अल्लादित्ता खुद उसे शादी की दरखास्त करने लगा। शब्बीर ने देखा कि सफिया खेतों में काम कर रही थी और अल्लादित्ता जमींदार के साथ एक घने दरख्त के नीचे बैठा जमींदार के पांव दबा रहा था। अरे क्या बात है, खैर तो है, आज बड़ी हिम्मत कर रहे हो। कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं चौधरी साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी शादी करा दें इससे। किससे? सूफिया से? हाँ चौधरी साहब,
बस सारा दिन मैं इसके साथ काम करता हूँ ना, तो रात भर बेचैन रहता हूँ। ये समझ लें चैन नहीं है। अरे पागल हो गया क्या? वो तुमसे क्यों करेगी शादी? तू तो पहले शादीशुदा है, तुम उसे रखोगे कहाँ? अरे चौधरी साहब, माशाल्लाह इतना बड़ा डेरा है आपका, कहीं भी छोटी सी झोपड़ी डाल के मैं अपना गुजर बसर कर लूँगा। यकीन करो सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूँगा, सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूँगा। अल्लाह दित्ता ने मिस्कीनियत से हाथ जोड़ लिए। अरे अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। सोफिया, सोफिया, जी साहब जी। इधर आओ। अरे चौधरी साहब, उसको ना बुलाए ना, वो आपके डर की वजह से नहीं बोलेगी वो। और तुम चुप रहो। जी साहब जी। तुम इसे पसंद करती हो? मैं तो नहीं करती, यही करता होगा। तुम शादी करोगी इससे? शादी पता नहीं। अरे सोफिया, कहाँ जा रही हो? बात तो सुनो। चौधरी साहब आप फिक्र नहीं करें, मैं उसको समझा दूंगा। वो आपके डर की वजह से ना घबरा रही है बस। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलता हूँ, वो मुझे आगे खेतों में ना वो जगह है सारी, वो देखनी है ना, ठीक है ना? जाओ भाई। अल्लाह दित्ता सफिया के पीछे पीछे चला गया और सेठ की निगाहों से दूर एक जगह जाकर उसे रोक लिया। सोफिया, क्या है? क्या किया तूने? चौधरी साहब के सामने मेरी बेइज्जती करा दी ना। और तूने जो सारे जमाने में ऐलान किए वो कहा था ना तुझे, जब तक तू अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। सोफिया, मैंने तुझे कहा इतनी जल्दबाजी नहीं कर, मैं उसे छोड़ दूंगा। वैसे एक बात बताऊं, आज तू बहुत अच्छी लग रही। बस बस, पहले मुझे ये बता, हम शादी के बाद रहेंगे कहाँ? अरे मैंने चौधरी साहब से बात कर ली है ना, वो हमारे रहने का बंदोबस्त कर देंगे, बस तू इनकार मत करियो। अच्छा बस बस, मुझे इतने काम है, मैं जा रही हूँ। बात तो सुन सोफिया। अल्लाह दित्ता ने खामोशी से सफिया से दूसरी शादी कर ली और उसे घर ले आया। पहली बीवी ने आसमान सर पर उठा लिया और तलाक लेकर चली गई। मजीद लड़ाई झगड़ों और जान के खौफ से अल्लाह दित्ता ने अपना ठिकाना तब्दील कर लिया और जमींदार के डेरे पर डेरा डाल लिया। वक्त गुजरता चला गया। दूसरी बीवी से उसकी 2 लड़कियां पैदा हुईं, जिसके बाद अल्लाह दित्ता की जिंदगी में एक और भौचाल आ गया। अल्लाह दित्ता की दूसरी बीवी सफिया को गांव का एक दूसरा शख्स पसंद आ गया था और उनके दरमियान खुफिया मुलाकातें भी शुरू हो गई थीं। ये लो भाई चाय। अरे भाई, मैंने तो तुमसे चाय नहीं मांगी थी। तुमने नहीं मांगी तो मेरा तो फर्ज है ना कि तुम्हारा ख्याल रखूं, चाय पानी दूं टाइम पर। अच्छा भाई, वो तो ठीक है, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, चाय पीने से लोगों की नींद उड़ जाती है, मगर तुम मुझे जब भी चाय पिलाती हो मुझे नींद आ जाती है। ये बताओ कि चाय में क्या डालती हो? अपना प्यार। अब पी रहे हो या फेंक दूं जाकर? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, जब इतने प्यार से तुम चाय बना के लाई हो तो वही पियेंगे ना। और तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ। अब देखो, चाय पिए ना बस नींद सी आने लग गई है, सब महसूस हो रहा है जैसे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, तुम इतने घर के कोई काम देख लो। हाँ, ये लो तकिया, आराम कर लो। चल, थोड़ा आराम भी हो जाएगा ना। हाँ, सो जाओ। अल्लाह दित्ता की दूसरी बीवी ने जब देखा कि शौहर खर्राटे ले रहा है तो उसने एक तरफ जाकर अपने आशिक को फोन कर दिया। हेलो, हाँ सुल्तान, जल्दी से घर आ जाओ। अब इसको कम से कम 2 घंटे तो होश नहीं आएगा। अरे तुम ये क्या करती रहती हो? मैं नहीं आ सकता। तुम बहुत डरपोक हो, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से घर की तरफ आ जाओ, जल्दी आ जाओ ना। सही। फोन बंद करके उसने अपने शौहर का एक बार और जायजा लिया और फिर उसे चादर उड़ाकर बाहर निकल आई। सफिया मुबैना तौर पर अपने आशिक के साथ रंग रलियां मनाती रही और फिर उन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। इस फैसले पर अमल दरामद के लिए एक ही रास्ता था कि शौहर उसे तलाक दे दे, लेकिन
अल्लाह दित्ता उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक दिन सफिया ने अपने आशिक के साथ मिलकर मुबैना तौर पर अल्लाह दित्ता को नशा आवर दवा देकर बेहोश किया और फिर सर में गोली मारकर डकैती का ड्रामा रचाया। लेकिन तफ्तीश के दौरान सारा ड्रामा खुल गया और दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए। यह है वादी सोन में कभी का दरिया का मंजर, जिसके किनारे अल्लाह दित्ता का गांव आबाद था। इस सलमनाक वाक़े के बाद शब्बीर की कई किरदारों से मुलाकात हुई। गोलियां नहीं जितने तो फायर जड़ा तो उम्र कीते मैं रत्र जाई बगाई न मार रहा तुम काया ने पूरे तो कहदा तो किता मार तो मैडम को पूछा बाहर किवें कत्ल होया। मैडम ने बताया सफिया गोलियां देने वाली थे उम्र फैर मारने वाले है। पहले नशा देता गया तो बाद उम्र फैर मारा। शब्बीर का कहना है कि मकतूल ने अपनी पहली बीवी से बेवफाई करके दूसरी औरत से शादी की, जिसके बाद इस दूसरी औरत ने ही मकतूल के साथ बेवफाई करके अपना आशना पैदा कर लिया था, जिसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं हुआ। अल्लाह दित्ता कत्ल हुआ है। मेरा की बीवी के साथ नाजायज तलाक था 1 साल से, तो मैं उसके घर आता जाता था। सफिया ने उसको गोलियां दे के कत्ल कर दिया। शब्बीर का कहना है कि शायद इसी को मुकाफाते अमल कहते हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। फोन पर बेनाम कॉल आ रही हो तो उमूमन लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बक्खर में इंटर की एक ऐसी तालिबा थी जिसने बेख्याली में एक बेनाम कॉल उठाई थी। बस यहीं से वो कहानी शुरू हो गई जिसे शब्बीर ने देख लिया था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। हुस्ना कॉलेज से लौटी थी। अभी उसने बस्ता भी नहीं रखा था कि घर में रखे हुए एक मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। हुस्ना ने 1 सेकंड को सोचा और फिर फोन की तरफ लपकी। इसी दौरान उधर से हुस्ना की माँ भी बेटी के सामने आ गई। हेलो, कौन? अस्सलाम वालेकुम। जी आमिर साहब से बात करनी थी, उनसे बात हो सकती है? जी नहीं, ये आमिर साहब का नंबर नहीं है, रॉन्ग नंबर। सॉरी, दरअसल मेरे पास यही नंबर सेव था। चलें मैं देखता हूँ, थैंक यू। अम्मी खाना मिलेगा? इससे पहले कि माँ का जवाब आता, फोन की घंटी दोबारा बजने लगी। हुस्ना फोन की तरफ बढ़ी तो कॉल बेनाम थी। आमिर साहब होंगे? मैंने अभी आपको बताया कि ये आमिर साहब का नंबर नहीं है। खुदा हाफिज। सुनिए, आप नाराज ना हो, मेरा नाम मुबीन है, मैं बक्खर में रहता हूँ। तो मैं क्या करूँ जनाब? ये आमिर साहब का नंबर नहीं है, ये रॉन्ग नंबर है। ओके, शायद मुझसे गलत नंबर मिल गया। ठीक है, आप नाराज ना हो, अल्लाह हाफिज। हुस्ना ने फोन बंद ही किया था कि माँ खाना लेकर आ गई। ले बेटी, गरम गरम खाना खा। अरे बेटी, तेरी पढ़ाई कब खत्म होगी? तुम्हारे अब्बा पूछ रहे थे। अम्मा अभी पूरा साल पढ़ा है। अरे 1-2 रिश्ते आए हुए हैं इसीलिए। बेटी तुम्हारी शादी होगी तो दूसरी बहनों का नंबर आएगा। अम्मा मैं खाना खा लूं? हाँ खा लो, किसने मना करा है? खाओ। तुम हर वक्त चिड़ी रहती हो, जब भी कोई बात करो गुस्से में करती हो। नामालूम कॉलर का नाम मुबीन था और उसने हसीना को कॉलेज आते जाते देखा हुआ था और किसी तरह घर में मौजूद वाहिद मोबाइल फोन का नंबर भी मालूम कर लिया था। हसीना एक मजदूर की बेटी थी। ये 3 बहनें और एक भाई था। बाप अपनी बेटियों को तालीम दिलवा रहा था और बेटियों की शादी के लिए फिक्रमंद था। शब्बीर ने देखा कि हुस्ना घर से कॉलेज जाने के लिए निकली तो रास्ते में एक कार खड़ी थी और कार के बाहर एक नौजवान इस तरह खड़ा था जैसे रास्ता भूल गया हो और किसी से रास्ता पूछना चाहता हो। हुस्ना करीब से गुजरी तो उसने इंतहाई एतमाद और मुहज्जब लहजे में उसे मुखातिब किया। ये आसपास कोई गर्ल्स कॉलेज है? जी है, एक्चुअली इसी रास्ते में 2-3 मील दूर। शुक्रिया। जैसे मुझे अपनी कजिन से मिलने जाना था। आई थिंक आप भी उसी कॉलेज में पढ़ती हैं? जी क्यों? अरे फिर तो आप मेरी कजिन को भी जानती होगी, अमरीन नाम है उसका। जी नहीं, मैं नहीं जानती। ठीक है, अगर आप कॉलेज जा रही हैं तो मैं ड्रॉप कर दूं, मुझे भी वहीं जाना है। नो थैंक्स, मैं खुद जा सकती हूँ। ठीक है। हुस्ना गुस्से में जल्दी जल्दी आगे बढ़कर एक रिक्शे में सवार हो गई और मुबीन उसे जाता देखता रहा। हसीना के घर में मौजूद वाहिद मोबाइल का नंबर मुबीन के पास था, जिस पर वो कई बार कॉल कर चुका था। रास्ते में हसीना से बात होने के बाद उसकी हिम्मत बढ़ गई और फिर उसने दोबारा रॉन्ग नंबर का ढोंग रचाकर हसीना से बात करने की कोशिश की।
बेटा देखना किसका फोन है। जी अब्बा देखती हूँ। हुस्ना अपने बाप को पानी देकर पलटी तो फोन बज रहा था। जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी आमिर साहब से बात करवा दीजिए। 3-4 दिन पहले भी इस नंबर से कॉल आई थी और मैंने बताया था ये किसी आमिर का नंबर नहीं है, रॉन्ग नंबर है ये। आइंदा यहाँ पर कॉल मत करना। खुदा हाफिज। हुस्ना ने कॉल काट दी। फिर उसे न जाने क्या सूझा कि उसने उस नंबर को व्हाट्सएप पर महफूज कर लिया। नंबर महफूज होते ही हुस्ना चकरा सी गई, क्योंकि उसने नंबर के प्रोफाइल पर उसी लड़के की तस्वीर देखी थी जो उसे रास्ते में मिला था। ये क्या? ये तो वही है। धोखेबाज लगता है मुझे। हुस्ना ने फौरन ही उसे व्हाट्सएप से डिलीट कर दिया और फोन एक तरफ रख दिया। मुबीन कब तक ढोंग रचाता। एक दिन उसने कॉल करके अपनी शनाख्त और ख्वाहिश का इजहार कर ही दिया। शब्बीर ने देखा कि हुस्ना और मुबीन फोन पर बात कर रहे थे। देखें, जब आपको सारी हकीकत पता चली गई है तो मैं आपसे बहुत माजूर था हूँ। दरअसल ये सब ड्रामा इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपकी ना है तो मैं दोबारा आपसे कांटेक्ट नहीं करूँगा। अच्छा, आप खामोश क्यों हैं? कुछ तो बोलें। ठीक है, अगर आप नहीं बात करना चाहते तो अल्लाह हाफिज़। अच्छा सुने सुने सुने, आप करते क्या हैं? जी मेरा अपना बिजनेस है और माशाल्लाह काफ़ी खुशहाल घराना है हमारा। इससे मुझे क्या, लेकिन मुझे आप अच्छे इंसान लगते हैं। बस तरीका आपका लोफरो वाला है। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये लोफरो वाला तरीका था। अच्छा कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। चले ओके, अल्लाह हाफिज। मुबीन ने सेकंड ईयर की तालिबा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से शीशे में उतार लिया था और अब वो दोनों इधर उधर मुलाकात भी करने लगे थे। शब्बीर ने देखा कि हुस्ना चेहरे को छुपाकर मुबैना तौर पर मुबीन के साथ गाड़ी में मौजूद थी। एक टाइम था, तुम्हें याद है कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, और आज देखो तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जाहिर सी बात है, ट्रस्ट करने में टाइम तो लगता है ना। मुबीन ने हुस्ना को ड्रॉप करने के लिए गाड़ी की रफ्तार कम की तो हुस्ना बोल उठी। हाँ अच्छा सुनो, वहाँ नहीं ड्रॉप करना, थोड़ा सा आगे ड्रॉप करना, ठीक है? ठीक है, पुरानी जगह पे नहीं? नहीं। ओके। फिर मुबीन ने एक जगह सन्नाटे में गाड़ी रोक दी और हुस्ना खामोशी से उतरकर जल्दी जल्दी घर की तरफ रवाना हो गई। एक दिन हसीना कॉलेज से घर नहीं लौटी तो उसके बाप को तशवीश हुई। पूरा दिन और पूरी रात बेटी का रास्ता देखा और फिर दूसरे दिन हसीना के बाप ने बेटी के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उधर मुबैना तौर पर शब्बीर ने देखा कि मुबीन भक्कर से निकलकर किसी दूसरे शहर में हुस्ना को लेकर कार में घूम रहा था। फिर उन्हें मुबैना तौर पर होटल के कमरों और कई घरों में भी देखा गया। उधर पुलिस हुस्ना को तलाश करने की मुसलसल कोशिश कर रही थी। सर मुखबर ने खबर दी है, लड़की की लोकेशन ट्रेस हो गई है, लड़की टोबा टैक्सी में है। चलो फिर ठीक है, गाड़ी निकालो, छापा मारने की तैयारी करते हैं। ठीक है। शब्बीर ने देखा कि पुलिस मोबाइल रात की तारीकी में एक घर के बाहर रुकी और फिर पुलिस एहलकार एक घर में दाखिल हुए। जब वो बाहर निकले तो मुबीन और हुस्ना के मुंह पर चादर पड़ी हुई थी। उन्हें वैन में सवार कराया जा रहा था। पुलिस ने दावा किया है कि हसीना को गन पॉइंट पर अगवा किया गया था, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि हसीना मुबीन के झांसे में आकर मुबैना तौर पर घर से भाग गई थी, लेकिन मुबीन ने शादी करने के बजाय उसे फरोख्त करने की कोशिश की। ये है वो मुल्जिम जिस पर लड़की के मुबैना अगवा और ज्यादती का इल्जाम है, जबकि पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। एप्लीकेशन आई थी थाने में कि हुस्ना मुख्तार है, सेकंड ईयर की स्टूडेंट, सराय महाजर की। वो गई थी कॉलेज सेकंड और वहाँ से फिर वापस नहीं आई। तो उसके वर्सा ने एप्लीकेशन दी कि वो 2 बंदे नामजद किए और 3 नामालूम के वो गाड़ी में कार में उसको ज़बरदस्ती ले गए। तो उस पर ऊपर फ़ौरन जो है हमने यहाँ से टीम तश्कील दी। सबसे पहले FIR दी, क्योंकि बड़ा हीनियस क्राइम है, ख़ास तौर पे एक बच्ची का होना। तो हमें पता चला कि ये बंदा जो है विहाड़ी का रहने वाला है। तो जब विहाड़ी पे फिर रेड किया पुलिस ने तो उन्होंने घरों को ताले लगे हुए थे, लेकिन वहाँ पे एक बंदा जो है वो पुलिस को मिला, जिससे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि बिल्कुल उसके साथ वो लड़की थी और वो जो है उसको बेचने के चक्करों में था, जो कि हमारे लिए बड़ी अगेन अलार्मिंग भी थी। फिर हमने मज़ीद अपना उसको बढ़ाया दायरे कार को और उसमें फिर हमने 3-4 जगहों पे और भी रेड किया
और उसके जो है फिर इंफॉर्मेशन ली तो उसमें पता चला कि वो अपनी एक खाला है उसके साथ राब्ते में था किसी तरीके से। फिर उनसे इंफॉर्मेशन हमने ली। जब उनसे इंफॉर्मेशन ली तो हमें पता चला कि अल्टीमेटली ये टोबर टेक सिंह में एक जगह पे मौजूद है, जहाँ पे फिर DSP SHO सारी टीम ने लीड के साथ रेड किया, वहाँ से इसको रिकवर किया और बच्ची को भी रिकवर किया। जो कि फिर बाद में जब ये चीज़ सामने आई कि ये नेट के ज़रिए राब्ते में थे आपस में और ये अपने आप को जो है वो अमीर ज़ाहिर करके और उसको बरगलार फुसला के तो उसको किसी जो है बुरे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। शब्बीर को मालूम हुआ है कि पुलिस ज्यादती के इल्जाम की तस्दीक के लिए DNA करवा रही थी ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਸਕੂਲ ਗਈ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਿਹਾੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਹਾੜੀ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਬੈਠੇ, ਪਿੰਡੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਿਹਾੜੀ ਚੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ गिरफ्तार कर लिया। बहुत मुमकिन है कि लड़की को अगवा करके फरोख्त करने की कोशिश करने का इल्जाम दुरुस्त हो, लेकिन शब्बीर का कहना है कि हालात वाकयात से लगता है कि लड़की ने नासमझी में मुबीन से शादी की लालच में दोस्ती तो कर ली थी, लेकिन बाद में उसे शदीद नुकसान उठाना पड़ा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।